What you generally do when you don't feel like studying? टू बी ऑनेस्ट, जब मुझे पढ़ाई करनी होती थी और मुझे मन नहीं करता था ना, मैं ये टॉपिक लेके बैठ जाती थी। ये टॉपिक अबाउट डिफेंस, करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक अफेयर्स, यहीं से मतलब बिना एफर्ट के एफर्टलेसली बस बैठ जाओ और सुनते रहो। सबसे पहले तो फौज ज्वाइन करनी है, इसलिए पढ़ने में बहुत मज़ा आता था इन चीज़ों के बारे में। सेकेंडली, इतनी ईजी चीज़ें आपको 7 to 8 डायरेक्ट क्वेश्चंस दिला सकती हैं इन योर CDS का एग्जाम, एंड दैट इज वेरी बिग मैटर। यू नो, इतने छोटे टॉपिक में से आपका 7 to 8 मार्क्स, मतलब CDS का फेवरेट टॉपिक है ये डिफेंस एंड मिसाइल्स। तभी मैंने इस पे पूरी वीडियो बनाई है ताकि आपको CDS एग्जाम फाइनली इजी लगे यार। मतलब मेकिंग वेरी बिग मैराथन ऑन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, चाहे वो पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो। एंड नाउ आई एम विद दिस। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे आज? डिफेंस, करंट अफेयर्स, हम मिसाइल्स का तो दीवाना है CDS, चाहे इंडिया की मिसाइल्स हो, फॉरेन की मिसाइल्स हो, न्यूज़ में है उसे पूछना ही पूछना है। अदर देन करंट अफेयर्स वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट स्टैटिक अफेयर्स ऑफ योर डिफेंस फोर्सेस, आर्मी का ऑर्गेनाइजेशन, कमांड्स, रैंक्स, मोटो, फर्स्ट इन डिफेंस को भी हम स्टडी करेंगे, डिफेंस की इक्विपमेंट्स को भी स्टडी करेंगे, वॉर्स फॉट, ऑपरेशन, स्कीम्स रिलेटेड टू डिफेंस, ऑल एंड ऑल सब कुछ अबाउट करंट अफेयर्स, अबाउट स्टैटिक अफेयर्स, सब कुछ आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो इट्स गोना बी सुपर इंपॉर्टेंट, मेरा फेवरेट टॉपिक, पढ़ने के लिए भी पढ़ाने के लिए भी। सो लेट्स बिगिन विद द होमवर्क। होमवर्क क्या है आपका? टू एक्साइट यू आप, है ना, एकदम एक्साइट हो जाओ इस वीडियो के लिए। पहला होमवर्क है आपका, इस जेट्स को आपको अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज के साथ ज्वाइन करना है। कंट्री ऑफ ओरिजिन, जैसे तेजस कौन से कंट्री से आया है, मिराज 2000 कौन से कंट्री से आया है, नंबर 2 लॉरा मिसाइल कौन से कंट्री से बिलोंग करती है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द वीडियो में आंसर नहीं देने वाली हूँ, वरना आप डायरेक्टली जाके वहीं पे देख लोगे। मैं मिडल ऑफ द वीडियो में आपको आंसर करूंगी, राइट? ठीक है, ये वीडियो कब खत्म हो जाने वाला है आपको पता नहीं चलने वाला, क्योंकि यू आर अ ट्रू डिफेंस एस्पायरेंट। चलो स्टार्ट करते हैं। स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार किसने डेवलप किया? सबसे पहले तो स्वाति, बहुत एक्यूरेट, बहुत सही, बहुत डेडली आपका वेपन लोकेटिंग रडार है। और इसीलिए बहुत प्राउड की बात है कि हमारे DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडिया की विंग है, वो स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार को डेवलप कर रही है। ठीक है, तो साथ साथ में मैं आपको इंफॉर्मेशन देती जाऊंगी, वीडियो को पॉज करते करते उसको पढ़ते जाना, क्योंकि UPSC कंडक्टेड एग्जाम है। क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम एनीवेयर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू गेटिंग मी? ठीक है, आगे। विच इंस्टीट्यूट हैज डिजाइंड इंडियन आर्मीज न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म? इंडिया का नया कॉम्बैट यूनिफॉर्म आया है। वाओ, किसने बनाया है? निफ्ट ने। निफ्ट आपकी फैशन डिजाइनिंग की ही कॉलेज है। क्या खास बात होगी इसमें? सबसे पहले तो इसका कॉमोफ्लेज को बहुत तगड़ा कर दिया गया है, मतलब बैकग्राउंड के साथ अब ये बहुत ज़्यादा मर्ज हो जाएगी, इसलिए आप इंडियन आर्मी को स्पॉट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वॉरफेयर टैक्टिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, यू विल बी एबल टू इजीली एबल टू वॉश इट, बहुत थिन क्लॉथ है, लेस वेट है, और आप इसको मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, आप ज़्यादा कंफर्टेबली इसे पहन भी पाओगे। तो कुडोस टू निफ्ट, इन्होंने नई यूनिफॉर्म गिफ्ट करी है। ऑल राइट, नेक्स्ट। INS मुर्मुगाओ हैज बीन बिल्ट अंडर विच प्रोजेक्ट? INS मतलब क्या होता है? इंडियन नेवल शिप, इंडियन नेवल शिप। और ये सिर्फ शिप के साथ नहीं लगता, आप INS कहीं पे भी पढ़ोगे ना, तो दैट इज अबाउट शिप ऑल्सो, दैट इज अबाउट रिलेटेड टू योर नेवल बेसिस ऑल्सो। INHS भी आपने देखा होगा, ये क्या होता है? इंडियन नेवल हॉस्पिटल शिप। तो इंडियन नेवी हर जगह अपना प्रीफिक्स लगाती है। ठीक है, तो अब अगर इससे पहले आपने कहीं INS देखा हो तो कंफ्यूज मत होना, वो एक नेवल बेस भी हो सकता है, जरूरी नहीं है शिप हो। टॉकिंग अबाउट INS मुर्मुगाओ, दिस इज द पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट 15B। वैसे ये जितने भी नेवी के प्रोजेक्ट्स हैं ना, दे आर सुपर इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट वन लाइनर्स में भी आ सकता है कि ये प्रोजेक्ट्स किसके साथ डील करता है। प्रोजेक्ट 15A की अगर हम बात करें तो ये कोलकाता क्लास शिप्स को बनाने का मिशन है। ठीक है,
मेकिंग ऑफ कोलकाता क्लास स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स। ये हो गई डिफेंस वाली भाषा, बट नॉर्मल भाषा में आप ये भी कह सकते हो कोलकाता क्लास शिप्स बना रहा है। अच्छा, स्टेल्थ का मतलब क्या होता है? ठीक है, जिनको सिर्फ रिटर्न पास करना है वो थोड़े से सेकेंड स्किप कर सकता है, बट समवन हु एक्चुअली इज इंटरेस्टेड इनटू दिस, वो इस बात को बहुत गहराई से सुने। स्टेल्थ का मतलब क्या होता है, क्यों समझा रहे हूँ स्टेल्थ का मतलब, क्योंकि ये अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है। देर इज अ स्मॉल पॉसिबिलिटी कि रिटर्न एग्जाम में भी ये पूछा जाए, बट एसएसबी में तो फॉर श्योर पूछा जाएगा। स्टेल्थ का मतलब क्या होता है, जनरली वैसे ही समझ लो, कोई भी प्लेन है वो उड़ता है, समझ लो हमारा प्लेन है, पाकिस्तान को कैसे पता चलेगा कि हमारा प्लेन आ रहा है? वो एक्चुअली कुछ फ्रीक्वेंसीज रिलीज करते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी रिलीज करते हैं, वो टकरा के वापस रडार रिसेप्शन में पकड़ी जाती है, उसके हिसाब से उनको पता चलता है कि इंडिया का फाइटर जेट, मतलब बाप का फाइटर जेट हमारी तरफ आ रहा है, हमारी तो हवा निकाल देगा, है ना, इस तरीके से उनको पता चलता है। बट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी अगर इस फाइटर जेट में होती है तो क्या होता है, ये जितनी भी फ्रीक्वेंसी जो इसकी तरफ आती है वो इसे एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे क्या होता है, कोई फ्रीक्वेंसी वापस ही नहीं जाती, तो सामने वाले को पता ही नहीं लगता कि फाइटर जेट आ रहा है, कितनी स्पीड से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, दे विल नॉट बी एबल टू लोकेट। तो ये बहुत तगड़ी टेक्नोलॉजी मानी जाती है और इस पे अभी बहुत सारे देश काम कर रहे हैं। तो शिप्स में वन ऑफ दिस ये भी है, कोलकाता क्लास स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। दिस इज काइंड ऑफ शिप जो कि प्रोजेक्ट 15A में बन रहा है। प्रोजेक्ट 15B क्या है? सेम आपकी स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, बट विशाखापट्टनम क्लास है, ठीक है। कैटेगरी डिवाइड कर दी है, कोलकाता क्लास, विशाखापट्टनम क्लास, कोची क्लास, है ना। तो डोंट गेट डाइवर्टेड इनटू दिस, बहुत डिटेल, जब नेवी में चले जाओगे आराम से पता चल जाएगा, उससे पहले यू जस्ट नीड टू नो द बेसिक्स। आगे चलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द कोलकाता क्लास प्रोजेक्ट 15A इज अ क्लास ऑफ स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स कंस्ट्रक्टेड फॉर इंडियन नेवी। ये बात सही है, ठीक है, अभी अभी हमने पढ़ा। द क्लास कंप्राइजेस 3 ships, कंप्राइजेज ऑफ 3 ships। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। कौन कौन से शिप्स हैं प्रोजेक्ट 15A में? कोलकाता, कोची एंड चेन्नई, ठीक है। कौन बना रहा है? मेजागॉन डॉक लिमिटेड, MDL, इंडिया की ही कंपनी है, ओके। प्रोजेक्ट 15B ये क्या है? विशाखापट्टनम क्लास शिप्स बना रहे हैं, और कितने वॉरशिप्स बनेंगे? विशाखापट्टनम, मुर्मुगांव, इम्फाल और सूरत, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, 1 और 2 दोनों करेक्ट हो जाएंगे हमारे। सी वुड बी द गुड आंसर। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। INS तारागिरी has been built under which project? INS तारागिरी अगेन अ प्रोजेक्ट, ये आपका प्रोजेक्ट 17A है, 17A। अब ये देखो सारे इंपॉर्टेंट है, 15A इज आपका कोलकाता क्लास, 15B इज योर विशाखापट्टनम क्लास, 17A इज योर नीलगिरी क्लास स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है फॉर आर इंडियन नेवी, ठीक है, ओके। 12th डिफेंस एक्सपो एडिशन कौन से सिटी में इनॉग्रेट हुआ था? ये हुआ था गांधीनगर में, ठीक है। थीम अगर पूछी जाती है तो याद रखना पाथ टू प्राइड, ठीक है। क्या है? पाथ टू प्राइड। नेक्स्ट, इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री ये कहाँ एस्टैब्लिश हुआ है? इस कहाँ हुआ है, इससे पहले ये भी सुन लो, ये है क्या? दिस इज अग्निलेट, ठीक है। ये अग्निलेट क्या है? वर्ल्ड का पहला फुल्ली 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है, ठीक है। अग्निकुल कॉस्मोस एक स्टार्टअप है आपका जो इस पे काम कर रहा है। IIT मद्रास चेन्नई में ये लोकेटेड है, वर्ल्ड का फर्स्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अग्निलेट, इसे मत भूलना, ठीक है। मोमेंट ऑफ इमेंस प्राइड टू अस। नेक्स्ट, BSHORAD was in news। ये इसी फॉर्मेट में क्वेश्चंस पूछते हैं, रिसेंटली दिस वाज इन न्यूज। बताओ ये क्या है? फोटो लगाई हुई है, दिख रहा है? दिस इज सरफेस टू एयर मिसाइल, SAM। इसी के साथ साथ और आपसे क्या पूछा जा सकता है? आपको प्रचंड के बारे में पूछा जा सकता है। क्या है प्रचंड? क्या क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में? नेम द फर्स्ट, इंडियाज फर्स्ट या तो इंडिजिनियसली मेड अटैक हेलीकॉप्टर या कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, तो दिस वुड बी योर आंसर प्रचंड, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस अटैक हेलीकॉप्टर, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो प्रचंड विल बी योर आंसर। बाकी K9 वज्र भी पूछा जा सकता है, दिस इज योर बैटल टैंक।
बोइंग हैज कोलैबोरेटेड विद Which of the following companies for Indian Army's AH-64 Apache attack helicopter? नहीं समझ में आ रहा है, बहुत हाई लैंग्वेज क्वेश्चन जा रहा है, तो बेसिक से समझो. AH-64 Apache क्या है? दिस इज काइंड ऑफ योर कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर है ये. कौन बनाता है इस हेलीकॉप्टर को? बोइंग. बोइंग बेसिकली एक यूएस की कंपनी है. क्या है? यूएस की कंपनी है. तो यू कैन सी दैट AH-64 अपाचे बिलोंग्स टू यूएस. उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है? यूएस है. हम यूएस से लेते हैं इसको फॉर इंडियन आर्मी, ठीक है. बट अब इंडियन कंपनी ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है, वो कोलैबोरेट करेंगे ताकि वो इंडियन आर्मी के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर्स बना सके. कौन सी कंपनी है? टाटा हैज टेकन दैट इंटरेस्ट. टाटा, अब आप देखोगे डिफेंस में आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है. एक तो उसने बोइंग के साथ कोलैबोरेट किया है फॉर योर अपाचे हेलीकॉप्टर. इसके अलावा इसने एयरबस के साथ भी कोलैबोरेट किया है फॉर योर C295 एयरक्राफ्ट के लिए. दिस इज स्पेन का प्लेन, आपका स्पेन के साथ कोलैबोरेट किया है. वडोदरा में इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनेगी, ठीक है. पूरी फैसिलिटी आपकी यहाँ पे बनेगी. ऑलराइट, ठीक है. नेक्स्ट कहते हैं दीसा का एयरबेस कहाँ बना है? वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था ये. दीसा एयरबेस, दिस इज इन गुजरात, बनासकांठा. आप देख रहे हो रेड क्लिफ लाइन के कितना क्लोज है ये. जाके है ना पाकिस्तान को मार के आ जाएगा. पाकिस्तान वालों की इसीलिए इतनी ज़्यादा फट रही है हमसे कि यार इतना क्लोज एयरबेस बना दिया, कुछ भी करेंगे तो यहाँ से आके फटाक से हमें मार देंगे, है ना. चलो नेक्स्ट, इंडिया टू एक्सपोर्ट. वाओ, मतलब एक्सपोर्ट का नाम सुनते तो कितना अच्छा लगता है ना. एक वक्त था कि हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते थे, फिर हमने सोचा कि हम सेल्फ रिलायंट बनेंगे, मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट लेकर आए हम, है ना. लेकिन अब हमने बड़ा सोचना शुरू कर दिया. अब हमने बड़े स्केल पे खेलना शुरू कर दिया. अब हम सोचते हैं मेक फॉर द वर्ल्ड के बारे में. सोचो, मतलब वाओ, एकदम माइंड बॉगलिंग चीज बताती है. तो पिनाका के बारे में सीडीएस 2 साल से कंटिन्यूस चीजें पूछ रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. किसको हम पिनाका रॉकेट सिस्टम एक्सपोर्ट करेंगे? हम करेंगे आर्मेनिया को. ये एक्चुअली हमारी $250 मिलियन की डील होने वाली है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आर्मेनिया को हम एक्सपोर्ट करेंगे. एक्चुअली दिस पिनाका इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. क्यों? क्योंकि कारगिल वॉर में भी इसका यूज किया है, मतलब पाकिस्तान आर्मी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, जो कि एक एडवांटेजेस पोजीशन पे थे. पहाड़ पे जो ऊपर चढ़ के बैठ गया उसी का सबसे ज्यादा एडवांटेज होगा ना. क्लियरली सब सारी मूवमेंट को ट्रैक कर पाएगा. और यहाँ पे अब चढ़ना पड़ेगा हमें ऊपर से अटैक होते हुए, तो दिस इज वेरी रियली डिफिकल्ट. लेकिन पिनाका ने हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करी थी, बहुत साथ दिया था. नेक्स्ट, डीआरडीओ ने डेवलप किया है 5th जनरेशन AMCA. AMCA क्या होता है? एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट. अब किसके साथ ये कोलैबोरेशन हुआ है? ये कोलैबोरेशन फ्रांस के साथ हुआ है, ठीक है. 5th जनरेशन AMCA, वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड न्यू लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम? पहले इसका नाम लिख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आयरन बीम भी पूछा जाता है, सी डोम भी पूछा जाता है. दोनों कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? इजराइल से बिलोंग करते हैं, ठीक है. बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई. इसके साथ साथ कुछ फॉरेन मिसाइल्स के बारे में जान लो. सरमत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, रशिया से बिलोंग करती है. वासोंग 12 नॉर्थ कोरिया की मिसाइल है. लॉरा लॉन्ग रेंज मिसाइल है, आपकी इजराइल से बिलोंग करती है. एक्चुअली न्यूज में क्यों था? क्योंकि BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इंडिया की कंपनी है, ये अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग पे काम करेगी फॉर आवर इंडियन डिफेंस फोर्सेस. ये न्यूज में था, इसलिए लॉरा मिसाइल वाज इन न्यूज. कंट्री ऑफ ओरिजिन इजराइल, राइट. चलो आगे बढ़ते हैं. हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट विमेन ऑफिसर टू बी पोस्टेड ऑन अ फॉरेन असाइनमेंट एट BRO? यहाँ पे जो 4 लेडीज का नाम मैंने लिखा है ना, चारों देवियां बहुत कमाल है. चारों के बारे में इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है आपका. सबसे पहले स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी, इंडिया की फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट आप ये कह सकते हो, ठीक है. फाइटर पायलट कह सकते हो आप, ठीक है. इनका करंट स्टेटस क्या है? करंट स्टेटस ये गई हुई है वीर गार्जियन एक्सरसाइज के लिए.
वीर गार्जियन एक्सरसाइज के लिए कहाँ गई हुई हैं? जापान गई हुई हैं और करंटली ये सुखोई 30 MKI उड़ाती हैं। बहुत सही बात है ना, एकदम रोंगटे नहीं खड़े हो जाते आपके आपके ये सब सुनने के बाद। अच्छा मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। ये क्वेश्चन एक्चुअली आपका खुद का इंट्रोस्पेक्शन होगा, ठीक है? SSB का क्वेश्चन है ही, लिख के रख लो। वो पूछेंगे आपसे कि आप कौन से रेजिमेंट में जाना चाहते हो या कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। क्वेश्चन आप ये फिक्स हैं, ठीक है? आप यहाँ पे लिख सकते हो ताकि सबका एनलाइटमेंट हो। आपको कौन सा डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है, कौन सी रेजिमेंट ज्वाइन करनी है, आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को किस तरीके से बेनिफिट कर सकते हो। या तो आपने जो भी ग्रेजुएशन किया है, जैसे मुझसे पूछा था, मैंने फार्मेसी कर रखी है, तो आपकी ये जो फार्मेसी की स्टडी है, हाउ इज गोइंग टू हेल्प आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स मैं नहीं कहूंगी कि आप तैयार करके रखना, बट इंट्रोस्पेक्ट करके रखना। ये एक्चुअली बहुत अहम सवाल है, बहुत ज़रूरी सवाल है। आई ऑल्सो वुड लाइक टू नो योर रीजंस, मतलब बहुत स्पेशल रीजंस होते हैं ना सबके। तो आप भी कमेंट सेक्शन में लिखना आपका मोटो क्या है, क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, एंड कौन सा रेजिमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहोगे, सो दैट अगर कभी कुछ काम पड़ता है तो मैं आप ही को याद करूँगी कि सर, मैडम देख लीजिए, थोड़ा सा पढ़ाते थे हम आपको CDS ऑफ कैट के लिए, ठीक है? चलो ओके। कैप्टन शिवा चौहान क्यों न्यूज में थी? शी इज द फर्स्ट लेडी जो कि सियाचिन पे पोस्टेड है। सियाचिन क्यों इंपॉर्टेंट है? वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड है, ठीक है? और कैप्टन सुरभि जाखमोला, इनको एक्चुअली BRO के फॉरेन असाइनमेंट में भेजा गया है। शी इज द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी पोस्टेड ऑन अ फॉरेन असाइनमेंट एट BRO। कर्नल गीता राणा की बात करें, शी इज द फर्स्ट लेडी जिनको है ना लद्दाख वाले रीजन में एज अ कमांडिंग ऑफिसर भेजा है। ये इनकी खुद एक इंडिविजुअल वर्कशॉप है, AME कोर से बिलोंग करती हैं ये, और इनका वर्कशॉप इंडिविजुअली ये कमांड करती हैं। शी इज द फर्स्ट लेडी टू हैव दैट, मतलब इस पोजिशन पे, ठीक है? नेक्स्ट, ऑन ओकेजन ऑफ 90th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन एयरफोर्स, the center has approved the creation of which of the following for IF officers। कितने लोगों ने वेपन सिस्टम के लिए भरा है भाई? आज इस बार वेपन सिस्टम के लिए किसी ने भरा है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आपका फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट क्रिएशन है आपका ये आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद एयरफोर्स में हमने खुद से कुछ ऐड नहीं किया। दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम 2022 में हमने वेपन सिस्टम डिपार्टमेंट को रेगुलराइज किया, ऐड किया, ठीक है? दिया था क्या FCAT में? कितने लोगों ने भरा था इस बार वेपन सिस्टम के लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सेकेंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसको CDSP कहा जाता है? फर्स्ट कौन रहे हैं? जनरल बिपिन रावत, बट इनकी अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंटल डेथ की वजह से नेक्स्ट CDS को अपॉइंट करना पड़ा। नेक्स्ट CDS कौन है हमारे? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ठीक है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पर्पस क्या है? एक्चुअली ये इंटीग्रेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं बिटवीन इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी के बीच में। इन तीनों में एक इंटीग्रेशन आए, तीनों एफिशिएंटली एक दूसरों के लिए काम कर सके, इसलिए इन तीनों को टॉप करने वाली पोजीशन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को बुलाया गया। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट चीता इज अंडरटेकन बाय प्रोजेक्ट चीता, ये इंडियन एयरफोर्स का प्रोजेक्ट है, ठीक है? इसमें हम बेसिकली अनमैन्ड एरियल एयरक्राफ्ट, जो ड्रोन वगैरह है उस पर काम कर रहे हैं, इजरायली ड्रोन्स वगैरह जो हैं उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट, पद्मा, पहले तो सबसे पहले क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पद्मा स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म रट लो अच्छे से, पेरोल ऑटोमेशन फॉर डिसबर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंसेस। कहने का मतलब क्या है? पैसे देने की बात कर रहे हैं। ये जो पोर्टल है किन लोगों के लिए है? दिस पोर्टल बिलोंग्स टू इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है? पद्मा पोर्टल बेसिकली ये मंथली अलाउंसेस जो होते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के, वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये आपका पोर्टल, पद्मा पोर्टल बनाया गया है। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट 75,
किस लिए है ये प्रोजेक्ट 75? क्यों बनाया गया है? दिस इज रिलेटेड टू योर सबमरीन्स। प्रोजेक्ट 75 इसके अंतर्गत कलवरी क्लास के सारे सबमरीन्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ठीक है, आगे। Recently, India's 5th Scorpene class submarine has been launched. This is the part of your Project 75 only. Project 75 जो कि 6 मॉडर्न कन्वेंशनल सबमरीन बनाने पे काम कर रहे हैं। कौन सी कंपनी बनाएगी? मैज़रगॉन डॉक लिमिटेड MDL ही बनाएगी। 5th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन कौन सी है? वागीर है। इससे पहले आपको दूसरा क्वेश्चन दिमाग में आए, मैं आपको आंसर बता देती हूँ। कौन सी 6 सबमरीन्स प्रोजेक्ट 75 आई के अंतर्गत बनने वाली है? INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, वेला, वागीर और वागशीर। ये आपकी 6 सबमरीन्स हैं जो कि स्कॉर्पियन क्लास है और ये आपकी आने वाली है। ठीक है, शुरू करें। Which INS participated in Sea Sword 2? ये एक काउंटर टेररिज्म ड्रिल है। अरेबियन सी, नॉर्थ ऑफ अरेबियन सी में ये ड्रिल हुई थी। इसमें सारे के सारे जो मरीन डिपार्टमेंट्स हैं, कंबाइंड मरीन डिपार्टमेंट्स, उन सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। इंडियन नेवी की तरफ से INS त्रिकंड पार्टिसिपेटेड। ठीक है, INS त्रिकंड। इतनी इंफॉर्मेशन इस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रहे प्लीज। नेक्स्ट, वेयर इज एशियाज हेलीकॉप्टर यूनिट इनॉग्रेटेड? मतलब एशिया का इंडिया के अंदर हेलीकॉप्टर फैसिलिटी बनी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। दिस इज इन तामाकुरू, दिख रहा है कर्नाटका के अंदर। ये HAL के द्वारा हेलीकॉप्टर फैक्ट्री बनाई गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखा जाए। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्प्रिंट स्कीम। स्प्रिंट स्कीम के बारे में कुछ बता रहे हैं, तो पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे है ना सारे स्टेटमेंट्स मैंने इंटेंशनली करेक्ट रखे हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। स्प्रिंट का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। स्प्रिंट का फुल फॉर्म क्या होता है? सपोर्टिंग पोल वॉल्टिंग इन R&D थ्रू इनोवेशंस फॉर IDAX, NIIO, TDAC। अब ये सारे ना इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस। इनके फुल फॉर्म जानने की ज़रूरत नहीं है, इतना याद रखो पोल वॉल्टिंग के बारे में है ये क्या करेगा? इट विल ट्रांसफॉर्म नेवी फ्रॉम बायर्स नेवी टू बिल्डर्स नेवी। ये वही वाली बात हो गई, मैंने बताया ना, पहले हम मतलब इंपोर्ट किया करते थे चीज़ों को, उसे हम बायर्स नेवी बोल देंगे। फिर हम मेड इन इंडिया वाला कंसेप्ट आया, सेल्फ सफिशिएंट। फिर हम मेक फॉर द वर्ल्ड वाले कंसेप्ट में आए, ये हो गया बिल्डर्स नेवी। ये स्प्रिंट स्कीम का ही पार्ट है, उसी का विजन है। नेक्स्ट, इंडियन नेवी हैज रिसेंटली इंक्ड एन अग्रीमेंट विद सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड फॉर एक्वायरिंग आर्म्ड ऑटोनॉमस बोट स्वार्म्स। बोट स्वार्म्स बनाने के लिए, इतना बड़ा समझ में नहीं आ रहा ना, शॉर्ट करके मैं समझाती हूँ। बोट स्वार्म्स बना रहे हैं हम सागर डिफेंस इंजीनियरिंग, जो एक नया डिफेंस स्टार्टअप है स्प्रिंट इनिशिएटिव के अंतर्गत। ये तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही हैं, 1 2 3 डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। समझ में आया? स्प्रिंट स्कीम का फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हु वॉज फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? इंडिया का फर्स्ट कमांडर इन चीफ कौन था? ही वॉज KM करियप्पा। ठीक है, इंडिया जो इंडियन थे इनको हैंड ओवर किया गया था कमांडर इन चीफ इंडियन आर्मी। आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज वीर गार्जियन 2023 इज एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, इसको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। इंडिया और जापान के बीच में आपकी वीर गार्जियन 2023 एक्सरसाइज थी। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है, स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी इसमें सुखोई 30 MKI उड़ाने वाली हैं। सुखोई 30 MKI रशिया से बिलोंग करता है आपका। इतनी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बात समझ में आ रही है? वीर गार्जियन। बाकी मिलिट्री एक्सरसाइजेस मैंने आपको यहाँ पे दे रखी है, उसको इंडिविजुअली आपको पढ़ना रहेगा। कितनी चीज़ें, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो क्वेश्चन आ सकता है कि ऑस्ट्रा हिंद जो एक्सरसाइज है वो इंडिया कौन से कंट्री के साथ करता है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। सेकंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये आर्मी की एक्सरसाइज है, नेवी की एक्सरसाइज है या क्या? कंफ्यूजन कहाँ होगा आपको, वो भी मैं आपको साथ साथ में बता देती हूँ।
कंफ्यूजन होगा एक्सरसाइज शक्ति में, गरुड़ा शक्ति में, फिर गरुड़ा में, ठीक है। तो इसको स्पेशल फोकस के साथ पढ़ते जाना कि शक्ति जो है आपकी आर्मी एक्सरसाइज है यहाँ पे फ्रांस के साथ, गरुड़ा फ्रांस के साथ एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, और गरुड़ा शक्ति आर्मी एक्सरसाइज है आपकी इंडोनेशिया के साथ। समझ में आ रहा है? और एक मित्र शक्ति भी है, शक्ति भी है, मित्र शक्ति भी है। मित्र शक्ति आपकी श्रीलंका के साथ है, ठीक है। तो ये सारा कंफ्यूजन आपको हो सकता है। बाकी जो इस साल एक्सरसाइजेस हुई है इसका लिस्ट मैंने यहाँ पे इस तरह लिखा है, लोकेशन भी इसकी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। 2 मिनट वीडियो को पॉज करके सारी एक्सरसाइजेस गो थ्रू कर लो, यही क्वेश्चंस हैं जो आने वाले हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मिलिट्री एक्सरसाइज इज नॉट कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है। संप्रीति, हाँ होता है। ये क्वेश्चन तभी अटेम्प्ट करना जब एटलीस्ट एक बार आप इन टेबल को रीड आउट कर चुके हो। एक बार रीड आउट करना, बाद में आराम से याद करते रहना। संप्रीति एक्सरसाइज होती है इंडिया बांग्लादेश के बाद साथ, संवेदना एक्सरसाइज भी होती है, बाइलैट भी है, एक एकता जो है वो नहीं होती, ठीक है। एकता किसके साथ होती है? मालदीव्स या मॉरिशस। चलो आप मुझे बताओ, मालदीव्स और मॉरिशस के बीच में आप आंसर बताना। लास्ट टाइम जो मैंने मॉक टेस्ट लिया था उसमें सारे बच्चों ने मालदीव्स और मॉरिशस के बीच में ही कंफ्यूजन की थी। तो गूगल इट आउट एंड आंसर टू मी, देखते हैं आपके कंसेप्ट्स कितने क्लियर हैं। उसके अलावा कुछ और जो इस साल हुए एक्सरसाइजेस वो हैं बोल्ड कुरुक्षेत्र, जो कि इंडिया और सिंगापुर के बीच की एक्सरसाइज है। शिन्यू मैत्री इंडिया और जापान के बीच की है। दस्तलिक इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच की है, ठीक है। ये इस साल हुई है इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी इसी साल हुई है तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, ईस्टर्न एयर कमांड कहाँ पे है इंडियन एयरफोर्स का? जो 7 कमांड आपके आर्मी के हैं, 7 कमांड आपके एयरफोर्स के हैं और 3 कमांड आपके इंडियन नेवी के हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूरा टेबल बना के इसको पढ़ा करो क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है, मैं मानती हूँ होता है। देखो एक बार अच्छे से देख लो, वेस्टर्न कमांड इंडियन एयरफोर्स न्यू दिल्ली, साउथ वेस्टर्न कमांड IAF गांधीनगर, सदर्न कमांड इज इन तिरुवनंतपुरम, ट्रेनिंग कमांड इज इन बेंगलुरु, मेंटेनेंस कमांड नागपुर, सेंट्रल कमांड इज इन प्रयागराज और ईस्टर्न कमांड कहाँ है आपका? शिलोंग में। हमसे क्या पूछा है? ईस्टर्न कमांड पूछा है, आंसर क्या हो जाएगा? शिलोंग आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 2 मिनट आंखें बंद करके इमेजिन करो, ईस्ट का कहाँ है, वेस्ट का कहाँ है, नॉर्थ का है ही नहीं इसमें, एयरफोर्स का है ना। अब हम आर्मी के साथ रिलेट करेंगे तब एयरफोर्स को रिवाइज करते हुए चलेंगे। नदर्न कमांड आर्मी का उधमपुर में, एयरफोर्स का है ही नहीं। वेस्टर्न कमांड इज इन चंडी मंदिर, एयरफोर्स का कहाँ है? वेस्टर्न कमांड न्यू दिल्ली। इस तरीके से रिवीजन किया करो, अपने ब्रेन को चैलेंज करते हुए, क्वेश्चन करते हुए, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा आपको कितना याद है कितना नहीं है। वेस्ट साउदर्न कमांड जयपुर, उसका साउथ वेस्टर्न कमांड था ना, कहाँ था? गांधीनगर में, एयरफोर्स का। सदर्न कमांड आर्मी का पुणे में है, एयरफोर्स का तिरुवनंतपुरम में था। ट्रेनिंग कमांड बेंगलुरु में था, एयरफोर्स का। आर्मी का शिमला में है। ईस्टर्न कमांड इज इन कोलकाता व्हेन इट कम्स टू आर्मी, ईस्टर्न कमांड एयरफोर्स का शिलोंग में था। और सेंट्रल कमांड में सबसे ज्यादा गलती आप करते हो, आर्मी का सेंट्रल कमांड लखनऊ में है, एयरफोर्स का प्रयागराज में है, ठीक है। फॉर्मरली इलाहाबाद। नेवी इज सिंपल एंड सॉर्टेड, सिर्फ 3 कमांड, वेस्टर्न इज इन मुंबई, सदर्न इज इन कोची एंड ईस्टर्न इज इन विशाखापट्टनम, जिसको वाइजैग भी कहा जाता है। समझ में आ रही है बात? चलो नेक्स्ट, विच कमिटी रिकमेंडेड फॉर्मेशन ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? ये जो सीडीएस हमने अभी पढ़ा उसकी रिकमेंडेशन कारगिल रिव्यू कमिटी ने ही दी थी। मतलब जब कारगिल वॉर खत्म हुआ, डिफेंस एक्सपर्ट्स ने अपना ओपिनियन वगैरह, रिव्यू कमेटी बनाते हैं ना कि और क्या इम्प्रूव किया जा सकता था और क्या बेहतर एडवांसमेंट होने चाहिए, तो उसमें वन ऑफ द सजेशंस था कि आप चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाओ, फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन, कि आर्मी को कैसे वर्क करना है, एयरफोर्स को कैसे कोलैबोरेट करना है, नेवी को कहाँ जाना है, दिस इज बेटर स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड वे। तो ये कारगिल रिव्यू कमेटी का सजेशन था अबाउट
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट रैंक ऑफ कमांडर। यार बहुत शर्म की बात है ये, अभी तक अगर आपको नहीं आता, आपको तो एकदम फैसिनेशन होना चाहिए रैंक्स वगैरह का, एकदम पागलपन होना चाहिए, क्योंकि आई वाज आल्सो डिफेंस एस्पायरेंट और मुझे भी ये मतलब फैसिनेशन था पूरे रैंक्स वगैरह को लेकर, लेकिन आप इसी को गलत करके आते हो हर बार। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। जब आप ट्रेनिंग करके अगर आर्मी में जाते हो, आईएमए से पास आउट होते हो, इंडियन मिलिट्री एकेडमी से, तब आप सबसे पहले लेफ्टिनेंट बनते हो, ल्यूटेनेंट भी जिसे कहा जाता है। आई एम वेरी श्योर बिना देखे आप ल्यूटेनेंट की स्पेलिंग भी गलत करोगे। 90% ऑफ पीपल। चैलेंज करती हूँ, चलो आप अटमोस्ट ऑनेस्टी दिखाना, यहाँ पे वापस से मत देखना ल्यूटेनेंट की स्पेलिंग क्या होती है, आप कमेंट में लिख के बताओ, कैप्स में लिखना ताकि बेटर विजिबिलिटी हो। आपको ल्यूटेनेंट की स्पेलिंग आती है कि नहीं, देखते हैं कितने बड़े डिफेंस एस्पायरेंट बनते हो आप। चलो, लेफ्टिनेंट से आप बनोगे कैप्टन, कैप्टन से मेजर, मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल से लेफ्टिनेंट कर्नल से कर्नल, कर्नल से आप बनते हो ब्रिगेडियर, और ब्रिगेडियर बनते ही आपकी कार पे और आपके कॉलर पे 1 स्टार लग जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ब्रिगेडियर के बाद आपका आता है मेजर जनरल, मेजर जनरल के कार के ऊपर होते हैं 2 स्टार, लेफ्टिनेंट जनरल के आगे होते हैं 3 स्टार, उनके कॉलर पे भी 3 स्टार होते हैं, जनरल की कार पे होते हैं 4 स्टार्स और उनके कॉलर पे भी 4 स्टार होते हैं, उनको 4 स्टार जनरल रैंक बोला जाता है। एंड 5 स्टार जनरल रैंक इज योर फील्ड मार्शल। इनकी कार पे भी 5 स्टार होते हैं, इनकी कॉलर पे भी 5 स्टार होते हैं, इनकी रैंक को भी 5 स्टार जनरल रैंक बोला जाता है। ठीक है, यही चीजें इक्विवेलेंट चलती हैं इन योर एयरफोर्स में और आर्मी में। ठीक है, अगर आप एयरफोर्स एकेडमी से पास आउट होते हो तो आप फ्लाइंग ऑफिसर बन के पास आउट होते हो, विच इज इक्विवेलेंट टू लेफ्टिनेंट इन इंडियन आर्मी। समझ में आ रही है बात? फ्लाइंग ऑफिसर के बाद आप फ्लाइट लेफ्टिनेंट बनते हो, उसके बाद स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कोमोडोर। एयर कोमोडोर इज इक्विवेलेंट टू योर ब्रिगेडियर। ठीक है, एयर कोमोडोर इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? ब्रिगेडियर, 1 स्टार जनरल रैंक। फिर आता है एयर वाइस मार्शल इज इक्वल्स टू मेजर जनरल, एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल और मार्शल ऑफ द एयरफोर्स 5 स्टार जनरल रैंक। ठीक है, ये ऑनररी रैंक्स होती हैं। ये जो लास्ट रैंक्स है ना, ये जनरली प्रमोशन से नहीं मिलता आपको, ये ऑनररी रैंक होता है। ठीक है, आर्मी में सिर्फ 2 लोग फील्ड मार्शल तक पहुंच पाए हैं, एयरफोर्स में सिर्फ 1, अभी अब हमको डिस्कस करेंगे, और नेवी में आज तक कोई एडमिरल ऑफ द फ्लीट नहीं बन पाया। अगर आप इंडियन नेवल एकेडमी से पास आउट होते हो तो आप सब लेफ्टिनेंट बनते हो, विच इज इक्विवेलेंट टू फ्लाइंग ऑफिसर इन इंडियन एयरफोर्स एंड लेफ्टिनेंट इन इंडियन आर्मी। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे, लेफ्टिनेंट इन इंडियन आर्मी is equivalent to sub lieutenant. Lieutenant in Indian Navy is equivalent to captain in Indian Army and flight lieutenant in Indian Air Force. तो कंफ्यूज नहीं होना, कोई बोले मैं लेफ्टिनेंट हूँ तो पहले पूछना आर्मी के या नेवी के, क्योंकि आर्मी में इट इज द बिगिनर्स रैंक, बट नेवी में वो सब लेफ्टिनेंट के बाद लेफ्टिनेंट बने हैं। ठीक है, उसके बाद लेफ्टिनेंट कमांडर, कैप्टन, कोमोडोर, रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल, एडमिरल, एंड देन कम्स ऑनररी रैंक एडमिरल ऑफ द फ्लीट। तो यहाँ पे 1 स्टार जनरल रैंक कहाँ से स्टार्ट होगा? कोमोडोर से स्टार्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था? कमांडर ऑफ इंडियन नेवी के इक्विवेलेंट क्या होता है एयरफोर्स में? अच्छे से पहले इसको देख लो, इमेजिन कर लो, फिर इस क्वेश्चन को आंसर करना। क्या होगा? विंग कमांडर, राइट? ठीक है, मैंने बोला इसलिए नहीं, खुद मिला के देखना, इमेजिन करना, तब होगी चीजें। ठीक है, फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स एंड एडमिरल ऑफ द फ्लीट आर ऑफिसर्स इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी स्टार्स? अभी मैंने बताया आपको कि 5 स्टार जनरल रैंक लगती है, जो भी फील्ड मार्शल वगैरह बनते हैं 5 स्टार जनरल रैंक। यहाँ पे आपको फील्ड मार्शल के 5 स्टार्स देखने को मिलेंगे। आपकी नंबर प्लेट होगी ना, कार की नंबर प्लेट, वहां पे भी 5 स्टार्स देखने को मिलेंगे आपको। फील्ड मार्शल, ऑनररी रैंक्स किन किन को मिले? सबसे पहले फील्ड मार्शल बने थे SHFJ मॉनिक शॉ, फर्स्ट फील्ड मार्शल इंडियन आर्मी।
दूसरे फील्ड मार्शल बने थे KM करियप्पा, जो कि फर्स्ट कमांडर इन चीफ। यहां पे गलती मत करना, ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहीं पे गलती करेंगे। फर्स्ट कमांडर इन चीफ, फर्स्ट सेकंड फील्ड मार्शल, ठीक है, ये फर्स्ट कमांडर इन चीफ बन गए। उसके बाद मानेकशॉ जी फील्ड मार्शल बने, उसके बाद इनको फील्ड मार्शल बनाया गया। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और एयरफोर्स से मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स अर्जन सिंह को ये ऑनररी रैंक से नवाजा गया है। एंड अगेन स्पीकिंग, एडमिरल ऑफ द फ्लीट जो ऑनररी रैंक है इंडियन नेवी में, आज तक कोई नहीं बना। तो अभी आपके लिए जगह खाली है, अपना नाम सुनहरे इतिहास में दर्ज करा सकते हो, राइट, ठीक है। नेक्स्ट, Which one of the following is not correct ascending order of commissioned rank? इसका आंसर मैं तो बिल्कुल नहीं देने वाली हूँ, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि मैं पूरा अच्छे से आपको रैंक्स पढ़ा चुकी हूँ। अब बैठो आप और इसका आंसर मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि क्या आंसर होगा, कितनी गलतियां आप करते हो। लेट्स सी। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट परमवीर चक्र, जिसको PVC भी बोला जाता है। क्या ये हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंटरी अवार्ड है? पीस टाइम, इट इज वॉर टाइम गैलेंटरी अवार्ड। क्या है ये? वॉर टाइम गैलेंटरी अवार्ड है। इट इज रिप्लेसमेंट ऑफ ब्रिटिश विक्टोरिया क्रॉस। हाँ, ये बात सही है। देखो, ये ब्रिटिश के जमाने में विक्टोरिया क्रॉस दिया जाता था, उसको रिप्लेस करके हम परमवीर चक्र देते हैं, ठीक है। इट इज अवॉर्डेड टू सिविलियंस? नो, इट इज नॉट अवॉर्डेड टू सिविलियंस। देखो होता क्या है, पहले करेक्ट पूछा है ना, ओनली 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, 2 कैटेगरीज के आपके अवार्ड्स होते हैं, वॉर टाइम और पीस टाइम। क्या होते हैं? वॉर टाइम और पीस टाइम। इसमें क्या होता है? इसमें होता ये है, देखो, वॉर टाइम में ना हाईएस्ट होता है परमवीर चक्र, सेकेंड हाईएस्ट होता है क्या? महावीर चक्र, और बाद में वीर चक्र। पीस टाइम गैलेंटरी अवार्ड की बात करें तो सबसे पहले आता है अशोक चक्र, फिर क्या आता है? कीर्ति चक्र, फिर आता है शौर्य चक्र, ठीक है, ओके। वॉर टाइम अवार्ड्स सिर्फ और सिर्फ सोल्जर्स या तो सर्विंग पीपल को ही दिया जाता है, जबकि पीस टाइम अवार्ड आपके सिविलियंस को भी और सर्विंग सोल्जर्स या रिटायर्ड सोल्जर्स या पोस्टुमसली भी किसी को दिया जाता है। तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखी जाए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू मिसाइल हेलिना, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, हेलिना इज हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड वर्जन ऑफ 3rd जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल। ये बात सही है। देखो, हेलिना का नाम कैसे पड़ा? एक मिसाइल है आपकी नाग मिसाइल, नाग मिसाइल जो एंटी टैंक मिसाइल है, 3rd जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल है। अब इस मिसाइल को आपने हेलीकॉप्टर लॉन्च बना दिया, तो हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग को आपने हलीना नाम दे दिया, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। द मिसाइल सिस्टम हैज बीन डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय DRDO इन पार्टनरशिप विद इजराइल। ये बात गलत है, ये हमने इंडिजिनियसली बनाया है। क्या बनाया है? इंडिजिनियसली बनाया है, खुद इंडिया मेड है हेलिना। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ओनली 1 करेक्ट हो जाएगा। बात सही है, क्यों गलत है पता चल गया, ठीक है। नेक्स्ट, मिसाइल्स के बारे में थोड़ा सा जान लो। मिसाइल के फॉर श्योर क्वेश्चन आने वाले हैं, ये आपको खुद को पता है। देखो, 2 कैटेगरी में आप इसको यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। क्या डिफरेंस होता है क्रूज मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल में? देखो, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है ना, आप इसको छोड़ो, एटमॉस्फेयर के बाहर चली जाएगी और जहां मारनी होगी वहां पे अचानक से एटमॉस्फेयर के ऐसे प्रकट होते हुए आएगी और टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देगी। दिस इज आपका बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। क्या वर्ड बोला मैंने? इंटरसेप्ट बोला। क्या होता है इंटरसेप्ट करना? वही चीज जो मैंने आपको स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बताई थी, है ना, कि मतलब अगर पाकिस्तान से यहाँ पे मिसाइल आ रही है तो पता कैसे चलेगा? हमारे यहाँ पे सारी टेक्नोलॉजी ऑन होती है, पता चल जाता है कि अगर हमारे एयर स्पेस में कौन एंटर हो रहा है, मिसाइल एंटर हो रही है, फाइटर जेट, सब पता चल जाता है, और उसी के रिस्पॉन्स में हम धाड़ करके मार भी देते हैं हमारी तरफ जो आता है। इसे बोलते हैं इंटरसेप्शन, की पता लगा लेना कि फॉरेन कंट्री से कुछ मिसचीवियस टारगेट आ रहा है, मिसचीवियस ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट करना। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल की खास बात ये होती है कि इसको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी स्पीड से ये एटमॉस्फेयर के बाहर से एंटर हो जाती है कि वक्त ही नहीं मिलता प्रिपेयर होने के लिए किसी को भी।
उसका उल्टा क्रूज मिसाइल कैसी होती है। और लेकिन नुकसान पता है बैलिस्टिक मिसाइल का क्या होता है कि एक बार इसको छोड़ दिया फिर इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, ये टारगेट को डिस्ट्रॉय करके छोड़ेगी। बट क्रूज मिसाइल इज कंट्रोलेबल, आप इसको कह सकते हो आप ऐसे रिमोट कंट्रोल टाइप्स मिसाइल, ये कंट्रोल आप इसको कर सकते हो आफ्टर लॉन्च क्रूज मिसाइल। बट ये एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहती है और फिर टारगेट इंटरसेप्ट जल्दी हो जाएगी, बट यू कैन कंट्रोल दिस पर्टिकुलर मिसाइल। ठीक है, क्रूज मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल समझ में आ गया। ओके, इसी में आपको पूरा टेबल मैंने दे रखा है, सरफेस टू एयर मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल, सबमरीन की मिसाइल, ये सारी चीजें। इससे बेहतर रिप्रेजेंटेशन कहीं नहीं मिल सकता आपको। सरफेस टू सरफेस मिसाइल, उसमें भी दैट टू अब मेरी पेन चलना यहाँ पे बंद हो चुकी है, आई डोंट नो व्हाई, बट कोई नहीं, आप सुन रहे हो, आप सुनते रहना। सॉरी फॉर लिटिल डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, बट पेन ने यहाँ पे थोड़ा मेरा साथ छोड़ दिया है बहुत अरसे बाद। नेवर माइंड, हम ऐसे ही काम चला लेंगे। ठीक है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट रेंज, लॉन्ग रेंज। ठीक है, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, मैंने इतना क्लैरिफिकेशन कैटेगराइजेशन दे दिया है ना। शौर्य मिसाइल इज अ क्रूज मिसाइल, सरफेस टू सरफेस। पृथ्वी मिसाइल आपकी सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं। अग्नि में डेवलपमेंट हो रहा है धीरे धीरे, पहले शॉर्ट मीडियम रेंज में थी, अब तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का भी काम चल रहा है, अग्नि 6 का। फिर सरफेस टू एयर की बात करो, आकाश, त्रिशूल, बराक इजराइल से बिलोंग करती है। ठीक है, ब्रह्मोस एंड निर्भय, क्या बढ़िया मिसाइल है, क्वेश्चन मस्त आ सकते हैं ब्रह्मोस से, तो आप एवरग्रीन टॉपिक है ब्रह्मोस। इंडिया और रशिया का कोलैबोरेशन है, मॉस्कावा और ब्रह्मपुत्र आपका रिवर के नाम से आपको दिया गया है। ये सुपर इंपॉर्टेंट है, हमेशा इससे क्वेश्चन आ सकता है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसको आप लैंड से भी लॉन्च कर सकते हो, एयर से भी लॉन्च कर सकते हो, और वाटर से भी लॉन्च कर सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक मिसाइल कहाँ से बिलोंग करती है ये याद रखना, अस्त्रा मिसाइल, मीका मिसाइल। फिर आप एंटी टैंक मिसाइल की बात करो, नाग और हलीना यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलो थोड़ा सा करंट अफेयर्स देखते हैं। इंडिया की फर्स्ट टैक्टिकल क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल, इट इज प्रलय, इंडिया की पहली क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, ओके। स्मार्ट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म याद रख लो स्मार्ट का क्या है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टर्पीडो। टर्पीडो क्या होता है? ऐसे वेपन्स होते हैं जो अंडर वाटर शिप लॉन्च करती है दूसरी शिप्स को और सबमरीन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक है, ओके। स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टर्पीडो। ओके, नेक्स्ट, रेंज ऑफ अग्नि प्राइम मिसाइल। अग्नि प्राइम, देखो अग्नि 6 से इसे बिल्कुल भी रिलेट मत करना, अग्नि 5 से इसे बिल्कुल भी रिलेट मत करना। अग्नि 1 से 2 का मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे देख रहे हो। अग्नि 5 की रेंज आपकी 5000 किलोमीटर तक है। अग्नि 6 अंडर डेवलपमेंट है जिसकी मोर देन 5000 किलोमीटर्स की रेंज है। अग्नि प्राइम की बात करें तो इसकी रेंज है 1000 to 2000 किलोमीटर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर शायद सीरियस ने ये क्वेश्चन पूछा था। ओके, रिगार्डिंग सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस ऑफन मेंशन्ड इन द न्यूज। चलो, बहुत कंफ्यूज होंगे आप, पहले मैं आपको पैरामिलिट्री मिलिट्री का डिफरेंशिएशन बता देती हूँ। देखो होता क्या है ये मिलिट्री पैरामिलिट्री में, मिलिट्री में सिर्फ आपका आर्मी, नेवी और एयरफोर्स होता है, सिर्फ और सिर्फ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। पैरामिलिट्री में आपका कोस्ट गार्ड, वैसे पैरामिलिट्री कोई टर्म नहीं है, इसको हम लेमन भाषा में बोलते हैं, बट इट इज अंडर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, CAPF के अंतर्गत आता है सब कुछ, बट हम लेमन लैंग्वेज में पैरामिलिट्री वर्ड को यूज करते हैं, जिसके अंतर्गत आपका कोस्ट गार्ड आता है। येस, यू हर्ड मी वेरी राइट।
मिलिट्री के अंदर कोस्ट गार्ड नहीं आता, पैरामिलिट्री के अंदर आता है। उसके अलावा असम राइफल्स, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरएसएफ, आईटीबीपी, एनएसजी, एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, ये सारा आपका पैरामिलिट्री में आता है। लेकिन एक और ट्विस्ट ये है कि मिलिट्री प्लस इंडियन कोस्ट गार्ड ये आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत। बाकी सारी पैरामिलिट्री एक्सेप्ट इंडियन कोस्ट गार्ड आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसके अगर इतनी बात समझ में आ गई तो कौन सा पैरामिलिट्री कहाँ काम करता है ये एक बात जान लो। ये आपका मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन भी हो सकता है और उसके बाद ये क्वेश्चन आप एज अ होमवर्क करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है यार, मैं आपके लिए इतना काम करती हूँ और अब मेरा काम ऐसे दिखता भी है कि इतने सही सही मतलब प्रेजेंटेशन बना के इतना स्टडी करके, तो आपका भी तो दिखना चाहिए ना मुझे। अगर आप इतने सारे क्वेश्चन को आंसर करते हो, मुझे भी पता चलता है कि स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन पूछती हूँ आप उतनी ही वीडियो देखते हो, उतने को ही आंसर करते हो। बहुत लोग तो उसमें भी आलस दिखाते हैं, पता नहीं कौन सा एटीट्यूड है ना। तो उस हिसाब से मुझे पता चलता है कि हाँ भाई कौन से बच्चे सीडीएस क्लियर करने वाले हैं, कौन से नहीं करने वाले, जिनसे पूरी वीडियो नहीं देखी जा रही है एट वन गो। तो डिफिकल्ट है ना थोड़ा सा, अभी भी टाइम है, संभल जाओ। ठीक है, ओके। असम राइफल्स, इसका काम क्या है? इंडो म्यांमार बॉर्डर को गार्ड करना। आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन पुलिस फोर्स, क्या काम है? इंडिया चाइना बॉर्डर पे ध्यान रखता है। सशस्त्र सीमा बल, इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर पे काम करता है। सीआरपीएफ, सीआरपीएफ कहाँ काम करता है? एक्चुअली ये आपके इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे पहले काम करता था, बट अब इंडिया का लॉ एंड ऑर्डर, इंटरनल सिक्योरिटी पे काम करता है। बीएसएफ आपके इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे ऑपरेशनलाइज्ड है। एनएसजी, जिसको ब्लैक कैट्स भी कहा जाता है, ये भी आपके इंटरनल टेररिज्म से फाइट करता है। और सीआईएसएफ, जिसको आपने मेट्रो स्टेशंस वगैरह पे देखा होगा, ये आपके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का ध्यान रखता है। ठीक है, एयरपोर्ट्स, मेट्रो स्टेशंस वगैरह का। बात समझ में आई होगा आंसर? चलो बढ़िया। अरेंज द फॉलोइंग मिलिट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब तक ज्योग्राफी के क्वेश्चन ऐसे आते थे नॉर्थ टू साउथ, है ना। अब इसके क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, कोई बात नहीं, कर देते हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इट इज टॉकिंग अबाउट देहरादून, इज इट? या देहरादून में ये है। देखो मेरा पेन चल नहीं रहा है तो मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, पूरा सुन लेना, अपने नोट्स मेंटेन करके रखना। दिस इज इन देहरादून। ओटीए इज इन चेन्नई। नेशनल डिफेंस एकेडमी इज इन पुणे खड़कवासला। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहाँ पे है? ये आपका सिकंदराबाद में है। तो नॉर्थ टू साउथ अगर आपको देखना है, सबसे साउथ में कौन सा है? चेन्नई वाला, तो बी सबसे लास्ट में होना चाहिए। तो ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। ठीक है, चेन्नई से थोड़ा ऊपर जाओगे तो सिकंदराबाद आएगा, तो डी मतलब बी से पहले ई आना चाहिए। तो ये दिस वुड बी योर राइट आंसर। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से सारे इंस्टीट्यूशंस आपको मैंने यहाँ पे लिस्ट करके दिए हैं। इंडियन आर्मी के कितने हैं देखो, एनडीए, आईएमए, ओटीए और आपका कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो सिकंदराबाद में है। आपका महू में इन्फेंट्री स्कूल भी है, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भी वहाँ पे होती है। एक बार एट वन गो बैठ के पूरा अच्छे से देख लो, इंस्टीट्यूशंस के क्वेश्चंस आने ही आने हैं। इंडियन नेवी की बात करो, देखो इंडियन आर्मी का दिया है, इंडियन एयरफोर्स का दिया है, इंडियन नेवी का भी मैंने आपको दे दिया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबमरीन ट्रेनिंग कहाँ होती है? विशाखापट्टनम में। लॉजिस्टिकल ट्रेनिंग कहाँ होती है? मुंबई में। इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग जामनगर में। लीडरशिप ट्रेनिंग कोयम्बतौर में। एयर ट्रेनिंग सेंटर कोची में है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। कमांडो यूनिट ऑफ इंडियन एयरफोर्स को क्या बोलते हैं? भाई कमांडो, बहुत मूवीज भी बन चुकी हैं। कमांडो ऑफ इंडियन आर्मी क्या बोला जाता है उनको? क्या बोला जाता है? पैराशूट रेजिमेंट, है ना। गरुड़ फोर्सेस को इंडियन एयरफोर्स का कमांडो बोला जाता है। ठीक है, और इंडियन नेवी का मार्को बोला जाता है। मरीन कमांडोज, स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडियन आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। बात समझ में आई? राइट।
आईटीबीपी ने अपना पहला माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग स्कूल बनाया है इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ द कंट्री। कौन से स्टेट में बनाया है? देखो कंट्री वाइज ये सेकंड है, बट आईटीबीपी ने पहली बार बनाया है। कंट्री वाइज फर्स्ट उत्तराखंड में है, और सेकंड जो आपका आईटीबीपी ने फर्स्ट बनाया है वो बनाया है सिक्किम में, माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग स्कूल। ठीक है, ओके। करंट अफेयर्स है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स की लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे दे रखी है। जैसे ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, मैच द फॉलोइंग में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कि इल्यूशन AL-76 कहाँ से लिया है? सोवियत यूनियन से। बोइंग C-17 यूनाइटेड स्टेट्स। C-130J सुपर हर्क्यूलिस यूनाइटेड स्टेट्स। एंटोनोव AN-32 यूक्रेन से लिया है। अब आपको वो मैच द फॉलोइंग का एक आंसर मिल गया जो मैंने स्टार्टिंग होमवर्क में बोला था। हॉकर सिडली HS-748 यूनाइटेड किंगडम, और डॉर्नियर हमने लिया है जर्मनी से। हेलीकॉप्टर की अगर बात करें, हमने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इंडिया का खुद का बना हुआ है जो एक अटैक हेलीकॉप्टर है। ठीक है, बोइंग AH-64 अपाचे, इस पे क्वेश्चन भी देखा था। अब तो आपको ये भी पता है यूएस की कौन सी कंपनी बनाती है? बोइंग। इट इज अनदर अटैक हेलीकॉप्टर। और इसमें एक और लिस्ट लिस्ट में ऐड हो जाएगा, क्या नाम है उसका? प्रचंड, जो हमने खुद ने बनाया है। ठीक है, इस तरीके से आप इस पूरी लिस्ट को गो थ्रू एक बार कर लेना। इंडिया के फर्स्ट की लिस्ट को पहले ध्यान में रखते हैं। इंडिया के फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर कौन है? बलदेव सिंह चुक्कर। इंडिया के पहले कमांडर इन चीफ KM करियप्पा। इंडिया के पहले चीफ ऑफ एयरफोर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया सुब्रतो मुखर्जी। पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, जिनको सैम बहादुर के नाम से भी बुलाया जाता है। पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा। पहली फीमेल जवान ऑफ इंडियन आर्मी शांति टिग्गा। पहली वुमेन टू फ्लाई फाइटर एयरक्राफ्ट सोलो अवनी चतुर्वेदी। कुछ कुछ चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इंडिया का पहला कॉस्मोनॉट स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। इंडिया फर्स्ट वुमेन इन इंडियन आर्मी कॉन्फर्ड विद द स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिव्या अजित कुमार। मतलब जो अकेडमी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस शो करते हैं उनको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिलता है, तो पहली फीमेल थी जिनको मिला दिव्या अजित कुमार। फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल महाराज राजेंद्र सिंह जी। फर्स्ट इंडियन नेवल चीफ वाइस एडमिरल RD कतरी। फर्स्ट वुमेन एयर मार्शल P बंदोपाध्याय। फर्स्ट वुमेन एयरलाइन पायलट दुर्गा बैनर्जी। फर्स्ट वुमेन लेफ्टिनेंट जनरल पुनीता अरोरा। फर्स्ट पायलट इंडियन एयरफोर्स हरिता कौर दयाल। ये कुछ फर्स्ट एयर डिफेंस के बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी फादर ऑफ इंडियन आर्मी कौन है? फादर ऑफ इंडियन आर्मी स्ट्रिंजर लॉरेंस है। ठीक है, फादर ऑफ एयरफोर्स पूछा जा सकता है सुब्रतो मुखर्जी। और इंडियन नेवी के फादर आपको शिवाजी महाराज। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज आपके फादर ऑफ इंडियन नेवी हो जाएंगे, जिनका इंसिग्निया एक्चुअली आपके इंडियन नेवी के फ्लैग में भी अब शो होता है। पहले जो वो क्रॉस था इंडियन नेवी के फ्लैग में, अब उसे हटा दिया गया है, और इनका इंसिग्निया जो ऑक्टागन शेप ब्लू इंसिग्निया डाला है, दैट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम महाराजा छत्रपति शिवाजी। मोटो क्या है इंडियन आर्मी का? सर्विस बिफोर सेल्फ। पूरा अच्छे से इसको पढ़ो। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कमांडर है आर्मी नेवी एयरफोर्स के। आर्मी का मोटो है सेवा परमो धर्म, सर्विस बिफोर सेल्फ। इंडियन नेवी का श नो वरुणा, मे द लॉर्ड ऑफ वाटर बी ऑस्पिशियस ऑन टू अस। और एयरफोर्स का टच द स्काई विद ग्लोरी, नभ स्पृशम दत्तम, जो कि भगवत गीता से इंस्पायर्ड है। डे, आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जैन को नेवी डे, 4 दिसंबर को, और 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स का डे। तीनों का हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है, राइट? ठीक है। आर्मी डे 15 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन फील्ड मार्शल KM करियप्पा, जो तब कमांडर इन चीफ थे, उन्होंने एज अ कमांडर इन चीफ
टेक ओवर किया था, ठीक है। ही टुक द राइन फ्रॉम जनरल सर फ्रांसिस बुचर, जो कि लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ इंडिया थे। उन्होंने इंडियन कमांडर इन चीफ को हैंड ओवर किया। तो उसी दिन हम 15 जनवरी को आर्मी डे मनाते हैं। ऑलराइट, कुछ इक्विपमेंट्स की लिस्ट आपको दे रही हूं जो कि आपकी एसएसबी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और रिटर्न के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टैंक्स कौन कौन से हैं हमारे पास? T-55, T-72, T-90 जिसको भीष्म भी कहते हैं, P-76, अर्जुन जो DRDO ने बनाया है, एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स, ध्रुव है, चीता, चेतक, DRDO, निशांत, ये सारी चीज़ें आपकी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। एयरफोर्स के इक्विपमेंट्स की बात हम करें, जिसकी लिस्ट में आगे डिटेल में भी आपको दे देने वाली हूँ, दैट विल बी द स्टडी मटेरियल फॉर यू। PDF आपको टेलीग्राम और ऐप के फ्री नोट्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। हमारे पास लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कौन सा है? तेजस है। लाइट एडवांस हेलीकॉप्टर ध्रुव है। ये एक एग्जाम्पल है, बाकी मोर एग्जाम्पल मैंने आगे भी दे रखे हैं। अनमैन्ड एरियल एयरक्राफ्ट ड्रोन UAV निशांत है हमारे पास। अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल रुस्तम है। ड्रोन सिस्टम लक्ष्य है। न्यूक्लियर केपेबल एयरक्राफ्ट हमारे पास सुखोई, मिराज, MiG-29, रफेल, ये सारे हैं, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ शिप क्या है हमारा? शिप किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे। आई होप मैंने फिजिक्स की वीडियो जो वन शॉट बनाई है, डायरेक्ट क्वेश्चन जो फिजिक्स के आपके आएंगे, उसके अंदर जो हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट मैंने जो वन शॉट वीडियोस हैं उसकी अटैच कर रखी है डिस्क्रिप्शन में, नहीं देखी तो भाई चाहे आपने पूरे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हों या ना पढ़ लिए हों, उस वीडियो को देखना कंपलसरी है। उस वीडियो को देख के जाओगे ना, पक्का फॉर श्योर आपका जीके तो निकल जाएगा, पक्का फॉर श्योर। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। शिप कैसे काम करता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल से काम करता है, ठीक है। प्लेन कैसे उड़ता है? बर्नौली थ्योरम से काम करता है, ठीक है। बर्नौली थ्योरम क्या स्टेट करता है? जिन्होंने फिजिक्स की वीडियो देखी होगी उनको बहुत अच्छे से पता होगा। बर्नौली थ्योरम इज अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपका पोटेंशियल एनर्जी, आपकी काइनेटिक एनर्जी, आपका प्रेशर एनर्जी, दैट विल ऑलवेज बी कॉन्स्टेंट, और उसी पे आपका प्लेन वर्क करता है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गोवा को कब लिबरेट किया गया था और कब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन से ऑपरेशन? ऑपरेशन विजय से 1961 से लिबरेट किया गया था, ठीक है। सारे ऑपरेशन की लिस्ट है यहाँ पे जो कि 2000 तक हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कश्मीर वॉर, एक्चुअली ये सारी चीजें तो आपको मुंह जुबानी याद होनी चाहिए इफ यू आर अ ट्रू डिफेंस एस्पायरेंट। फर्स्ट कश्मीर वॉर हमारा हुआ कि मतलब इंडिपेंडेंस होते ही हम लड़ने लग गए, है ना, पार्टीशन के बाद तुरंत से लड़ने लग गए। दैट वाज फर्स्ट कश्मीर वॉर। और पाकिस्तानी आर्मी ने ऑपरेशन गुलमार्ग को मतलब काम में लाया था कश्मीर को पाने के लिए, बट इवेंचुअली हो नहीं पाया। बट उसी कश्मीर वॉर में मतलब महाराजा हरी सिंह जो थे उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था। अभी हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, बट ये कश्मीर वॉर की वजह से जो शहीद ऐसे हुए थे, परमवीर चक्र वहीं से शुरू हो गया था। मेजर सोमनाथ शर्मा को पहले मिला और उनके बाद लांस नायक करम सिंह, सेकेंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राय, नायक जादू सिंह और कंपनी हवलदार मेजर CHM जिसको बोला जाता है, SSB में आप CHM का नाम बहुत सुनोगे, पीरू सिंह शेखावत, इनको परमवीर चक्र से नवाजा गया। उसके बाद आया ऑपरेशन पोलो। हैदराबाद भी मान नहीं रहा था इंडिया के अंदर आने के लिए, तो हमने ऑपरेशन पोलो को लॉन्च किया हैदराबाद को टेक ओवर करने के लिए इन द ईयर ऑफ 1948। उसके बाद 1961 में ऑपरेशन विजय आता है पोर्टुगीज कॉलोनी को लिबरेट करने के लिए। गोवा, दमन एंड दीव, ये सारी पोर्टुगीज कॉलोनी हुआ करती थी, उसको लिबरेट करने के लिए इंडियन आर्मी को हाथ खराब करने पड़े, ऑपरेशन विजय। फिर आता है सबसे बुरा वक्त इंडिया के लिए 1962, जब हमारा वॉर हुआ था चाइना के साथ और हम बहुत ही ज़्यादा अंडर प्रिपेयर्ड थे, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने शायद तब कभी भी डिफेंस पे इतना ध्यान नहीं दिया था। हालांकि इतने सारे वॉर से हम जूझ चुके थे, स्टिल ये बहुत बुरा वक्त था हमारे लिए। फिर आता है 1965 का वक्त, वापस से इंडिया पाकिस्तान वॉर होता है। इंडिया पाकिस्तान जो है ऑपरेशन जिब्राल्टार लॉन्च करता है। फाइनली ताशकंद डिक्लेरेशन होता है, सीज फायर लॉन्च होता है।
दोनों कंट्रीज को बोला जाता है कि शांत हो जाओ। उसके बाद इंडो पाकिस्तान वॉर 1971, जो कि डायरेक्टली इंडिया पाकिस्तान वॉर नहीं था, ये बांग्लादेश लिबरेशन वॉर था। बांग्लादेश का जन्म हुआ 1971 में, पहले ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। उसके बाद 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार, आपको याद होगा, इंदिरा गांधी से रिलेट करती होंगी, है ना। कुछ टेररिस्ट छुप गए थे हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल के अंदर और इसको बहुत डैमेज पहुंचा था इस काउंटर टेररिज्म ड्रिल में। इसकी वजह से इंदिरा गांधी, जो जबकि प्रधानमंत्री हुआ करती थी, उनका असैसिनेशन हो गया, है ना। फिर आता है ऑपरेशन मेघदूत, 1984 के ही वक्त है। हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ इंडिया ऑफ वर्ल्ड, सियाचिन को पाने की कोशिश हुई ऑपरेशन मेघदूत में। फिर आता है ऑपरेशन पवन, 1987 की बात है। श्रीलंका में पीस एस्टैब्लिश करने के लिए इंडियन आर्मी ने जो हेल्प करी थी, ऑपरेशन पवन। फिर आता है ऑपरेशन कैक्टस। कैक्टस 1988 में हमने, एक्चुअली ये हमारा नहीं था, हमने मालदीव्स में पीस एस्टैब्लिश करने के लिए ये काम किया था, ऑपरेशन कैक्टस 1988। फिर आता है 1999 का वक्त, ऑपरेशन विजय। इसको वॉर कभी कंसिडर नहीं किया गया, कारगिल वॉर के नाम से हम लेमन लैंग्वेज में इसको जानते हैं, राइट। फिर क्वेश्चन आता है हमारा, इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कौन सा है। ये भी न्यूज़ में है। अभी हमारे पास ऑपरेशनल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। एक तो विक्रमादित्य, जो कि रशियन ओरिजिन है, लेकिन हमने खुद का जो बनाया है इंडिजिनस मेड, INS विक्रांत। अभी हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो चुके हैं। सारी इक्विपमेंट्स की लिस्ट यहाँ पे है, जैसे देखो, विक्रांत इंडिया का बना हुआ, कीव क्लास का विक्रमादित्य रशिया से है, विशाखापट्टनम क्लास, कोलकाता क्लास, फ्रिगेट्स, ये सारी लिस्ट आपके पास है। ये आप तब यूज करना जब आपका SSB का कॉल लेटर आएगा, ठीक है। कितनी सबमरीन्स हैं, कौन कौन सी सबमरीन है, न्यूक्लियर पावर्ड है, डीजल इलेक्ट्रिक है, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। बाकी ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। PDF तो आपको यहीं पे मिलने वाली है, डोंट वरी। बाकी फ्री नोट सेक्शन ऑफ डिफेंस मीडिया ऐप पे भी मिल सकती है। बाकी ये आपके लिए बोनस है, जो भी फ्लाइंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, एक बार इसको याद रख लें। बाकी आप इसको याद ना रखना चाहो तो रीड आउट जरूर कर लेना। मिसाइल्स रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको पूछने में आ सकती है और इसी से आपका मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन भी आंसर हो सकता है। दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। टेल मी हाउ डिड यू फील अबाउट इट। पढ़ाई का मन नहीं कर रहा था, अब कैसा लग रहा है? यू हैव कवर्ड 7 to 8 क्वेश्चन ऑफ योर CDS 1 2023 एग्जाम। कुडोज फॉर दैट। सो गुड बाय। रिविजन कर लो, नोट्स बना लो। रिविजन एक और बार इस वीडियो को करना पड़ेगा, 1.5x स्पीड से वापस देखना पड़ेगा, और बाकी जितने भी मैराथन वीडियोस हैं उनको एक बार जरूर देख के जाना। दैट इज माय पर्सनल सजेशन। अदरवाइज आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सीरीज। टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।